नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए न्यूमेरिकल के इस सीरीज़ ये सवाल नहीं बवाल को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि आज आपका पार्ट 14 हो जाएगा। इसमें हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछे गए सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल का अध्ययन करते हैं, जो कि शिफ्ट वाइज होता है। प्रत्येक दिन हम लोग 6 शिफ्ट का अध्ययन करते हैं। आपको बता दें, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ओम साई स्टडी 2.0। पॉइंट के जगह पे इंग्लिश में आप टाइप कीजिएगा POINT पॉइंट, उसके बाद 0 लगा दीजिएगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ हम अपने वीडियो का लिंक और PDF प्रोवाइड करा देते हैं। तो चलिए, अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। उसके बाद सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए पढ़ाई को स्टार्ट कर। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्यों दोनों अवस्था में होता है, यानी कि तरल और ठोस में क्यों होता है। तो देखिए कि हीट जो होते हैं, यानी कि उष्मा उष्मा जो होते हैं, उष्मा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं विशिष्ट उष्मा, एक होता है गुप्त उष्मा। विशिष्ट उष्मा का इंग्लिश हो गया आपका सेंसिबल हीट, और गुप्त उष्मा का इंग्लिश हो गया लेटेंट हीट। विशिष्ट उष्मा क्या होता है? विशिष्ट उष्मा ताप में परिवर्तन लाता है। विशिष्ट उष्मा ताप में परिवर्तन लाता है। यानी मान लिया जाए कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ला दिए, तो ये ताप में जो परिवर्तन लाया इसको विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। ठीक। और उसके बाद गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा होता है कि यह सिर्फ अवस्था में परिवर्तन करता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, तो ये क्या हुआ? सिर्फ अवस्था परिवर्तित हुआ, ताप तो अंतर नहीं आ रहा है कि, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में ताप में तो अंतर नहीं है। सिर्फ क्या है? अवस्था उसका परिवर्तन हुआ है कि, यानी बर्फ से क्या बन गया है? पानी बन गया है। तो वही दो प्रकार के हीट हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, समझिए कि जैसे -10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ था, इसको अगर यदि हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदलना होगा तो क्या करना होगा? उसमें विशिष्ट उष्मा देना होगा, क्योंकि ताप में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, -10 से 0 पे आना चाह रहे हैं। उसके बाद इस 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ और पुनः अगर यदि उसमें गुप्त उष्मा डाल देंगे, तब वह 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी में बन जाएगा। ठीक है। अब फिर अगर यदि उस पानी को हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक लाना चाह रहे हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक लाने के लिए आपको क्या डालना होगा? इसमें विशिष्ट उष्मा देना होगा। जब 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी आ जाएगा, फिर अगर यदि हम उसको भाप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या देना पड़ेगा? फिर गुप्त उष्मा देना पड़ेगा। गुप्त उष्मा देने के बाद अब यह क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, लेकिन यह भाप में बदल जाएगा। ठीक। तो अब देखिए कि एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि किस ताप पर पानी तरल और वाष्प दोनों अवस्था में होता है? तो तरल और वाष्प दोनों अवस्था में, तो देखिए 100 डिग्री पर पानी उबल रहा था लेकिन तरल अवस्था में है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर जब गुप्त उष्मा देने के बाद वह क्या हुआ? भाप बन के अब उड़ने लगा। तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला देखिए, 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 41 सीढ़ियों 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो कार्य निकाल लीजिए। कार्य क्या होता है? mgh, यानी कि m। जी का मान 10 दिया हुआ है। h 41 सीढ़ी चढ़ रहा है, प्रत्येक सीढ़ी 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। उसके बाद फिर समय से यहाँ नीचे भाग दे दीजिए। इसके बाद अब इसको कटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 307.5। शक्ति निकालना है तो इसका SI मात्रक वाट हो जाएगा। आगे देखिए, 300 केजी द्रव्यमान और आगे देखिए 300 केजी द्रव्यमान और 150 मीटर क्यूब 300 केजी द्रव्यमान और 150 मीटर क्यूब आयतन वाले वस्तु का घनत्व डॉट होगा। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। आपको द्रव्यमान दिया हुआ है 300 केजी और आयतन दिया हुआ है 150 मीटर क्यूब। तो आप इसको क्या कीजिए? कटा दीजिए 2 बार में, तो कितना आ गया? 2 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना
में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह किसका उदाहरण है? तो यह शक्ति का उदाहरण है, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यानी कार्य अगर यदि ज़्यादा होगा, समय कम लग रहा है, तो शक्ति क्या होगा? ज़्यादा निकलेगा। तो वही तो यह बताया जा रहा है कि हवाई जहाज जो है वह कार की तुलना में ज़्यादा कार्य भी कर रहा है और कम समय भी ले रहा है। तो ये शक्ति का उदाहरण हो गया, यानी अधिक कार्य और समय कम लगने पर शक्ति अधिक आएगी। किसी पिंड की संवेग 50 केजी मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, उस पिंड का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। तो संवेग आपको दिया हुआ है 50, उसके बाद द्रव्यमान निकालना है, वेग दिया हुआ है 5, 5 से इसको कटा दीजिए, 10 बार में कट जाएगा, यानी कि द्रव्यमान 10 केजी निकल जाएगा। 16 ग्राम ऑक्सीजन में परमाणुओं की संख्या होती है। तो परमाणुओं की संख्या पूछा गया है, तो देखिए परमाणु का 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु। वही अगर यदि अणु के साथ देखा जाए तो अणु का भी 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10⁻23। तो इससे पता चला कि दोनों बराबर ही हो रहा है, सिर्फ यही है कि यहाँ अणु लिखा रहा है, यहाँ परमाणु लिखा रहा है। ठीक है, वही 6.022 गुना 10⁻23 को 1 मोल द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, इसे एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। किसे? 6.022 गुना 10⁻23 को एवोगाड्रो संख्या भी कहा जाता है। तो हम लोग को यह निष्कर्ष निकला कि हम लोग को मोल निकालना है। तो मोल निकालने के लिए तो हम लोग सबसे पहले जान ही रहे हैं कि मतलब तत्व का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए, जो कि आपको दिया हुआ है 16 ग्राम। उसके बाद तत्व का परमाणु द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान किसका निकालना है? तो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का ओ, तो ओ का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ठीक है, 16 ग्राम। देखिए मोल संख्या क्या निकल जाएगा? 16 बटे आप 16 कर दीजिएगा, 16 बटे 16 कीजिएगा तो आपका 1 मोल निकल जाएगा। चूंकि हम लोग उधर देखें कि 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुना 10⁻23 परमाणु होता है। अणु पूछा जाता तो अणु भी 6.022 गुना 10⁻23 अणु ही होता। ठीक, कौन सा गति समय संबंध का समीकरण है? गति और समय होना चाहिए। तो गति और समय देखिए कि गति का प्रथम नियम v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए गति और समय दोनों इसी में मिल गया, तो पहले आंसर हो जाएगा। उसके बाद g का मान होता है, g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिए 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम्ब के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुना विभवांतर। तो आवेश कितना है? आवेश दिया हुआ था 5 कूलम्ब और विभवांतर 13। तो 13 गुना 5 कर दीजिए, 13 पचे 65 जूल हो जाएगा। कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। उसके बाद किस तत्व को वंडर एलिमेंट यानी वंडर एलिमेंट के नाम से जाना जाता है? तो ये टाइटेनियम को जाना जाता है। टाइटेनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रणनीतिक धातु। इसका उपयोग रक्षा उत्पाद में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस्पात के बराबर मजबूत होता है लेकिन उससे हल्का होता है, यानी भार में आधा हो जाता है। इस्पात यानी कि स्टील जितना भारी होता है उससे भी आधा भारी होता है। कौन? टाइटेनियम। देखिए प्रतिदिन 10 घंटे के लिए 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त कीजिए। तो देखिए ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर हो जाएगा वाट। कितना वाट का विद्युत उपकरण लगाया गया है और वस्तु की संख्या कै गो लगाया गया है। उसके बाद समय आपका दिन, घंटा, मिनट, वर्ष, सप्ताह, माह, अन्य सभी में हो सकता है। ठीक है, और 1000 से भाग देने पर आपका क्या हो जाएगा? यूनिट में बदल जाएगा। यानी कि 200 वाट का था और 10 घंटे के लिए उपयोग किया गया था। 1000 से भाग दे दीजिए तो आपका कितना यूनिट निकल जाएगा? 2 यूनिट निकल जाएगा। पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुना 10⁻6 मीटर होती है। उसके बाद 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? तो कार्य बराबर विभवांतर गुना आवेश। तो 11 तिया 33 जूल हो जाएगा। उसके बाद 50 केजी के भार का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। जी का मान दिया हुआ है, शक्ति कार्य बटे समय होता है। आप बिठा लीजिए, इसको आंसर आ जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में ध्वनि की चाल
ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि लोहे में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 5130 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। लेकिन हम लोग को बोला गया 25 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में ध्वनि की चाल ज्ञात करने। तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ता है। तो ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस में कितना बढ़ेगा, तो 25 गुना 0.61 मीटर पर सेकंड। तो इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 15.25 मीटर पर सेकंड, यानी इतना ताप बढ़ेगा 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब 0 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में ध्वनि की चाल था 5130 मीटर पर सेकंड। तो 5130 में 15.25 जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 5145.25 मीटर पर सेकंड। वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता के सही क्रम को दर्शाता है। तो देखिए, आयनीकरण क्षमता होता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण क्षमता घटती है और बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण क्षमता बढ़ती है। तो यह देखिए कि तीसरा ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि बेरिलियम ऊपर है, उसके नीचे मैग्नीशियम, उसके नीचे कैल्शियम। तो यानी यहाँ हम लोग क्या देखें कि ऊपर से नीचे आने पर आयनीकरण क्षमता घटती है। तो देखिए, बेरिलियम के साइड में बड़ा का चिन्ह दिया हुआ है, मैग्नीशियम के साइड में बड़ा का चिन्ह दिया हुआ है, कैल्शियम सबसे छोटा, यानी इन तीनों में से सबसे छोटा कैल्शियम हो गया, जो कि ये आंसर सही हो गया। और अन्य को देखा जाए तो यहाँ देखिए लिथियम ऊपर आना चाहिए, इसको सबसे छोटा माना गया, ये तो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ बायां वाला को ही बड़ा दर्शा दिया गया है, चूँकि बायां से दायां जाने पर घटता आवर्त में, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है, लेकिन आवर्त में बायां से दायां जाने पर बढ़ता है, जो कि इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। जी का मान डॉट में जी के वास्तविक मान का कम होता है। तो विषुवत रेखा पर जो होता है जी का मान वास्तविक मान से कम होता है। जी का मान कहाँ पे मापा गया है, जी का मान मापा गया है ध्रुव पे। ध्रुव पे कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या है, तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। तो देखिए, आवृत्ति के आधार पर साउंड के प्रकार। तो आवृत्ति के आधार पर साउंड को 3 भागों में बांटा गया है। एक इंफ्रासोनिक यानी कि अवश्रव्य, इसका जो क्षमता होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है, ठीक है। और दूसरा होता है ऑडिएबल साउंड यानी श्रव्य तरंग, जो कि हम लोग सुन लेते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जो मनुष्य सुनता है। और तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक यानी प्राश्रव्य ध्वनि, जो कि 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होता है, जिसे चमगादड़, बिल्ली और डॉल्फिन सुन सकता है। यह इंफ्रासोनिक जो था, इसको गेंडा, व्हेल, मछली और हाथी सुन सकता था। तो देखिए कि ये हर्ट्ज क्या होता है। हर्ट्ज हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है। तो आवृत्ति सबसे पहले देखिए क्या होता है कि एक लूप को पूरा करने में 1 सेकंड के अंतर्गत, 1 सेकंड के अंतर्गत कितना लूप पूरा किया, उसी को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है। मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में कितना लूप पूरा किया, यहाँ से यहाँ तक आइएगा, यहाँ तक तो 1 पूरा होगा यहाँ तक में, उसके बाद ये 2। तो यानी 1 सेकंड में हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी आवृत्ति कितनी है, 2 है, ठीक है। तो वही होता है कि जो हाथी सब होता है वह ज़्यादा आवृत्ति वाला ध्वनि सुनता है। तो देखिए, ज़्यादा आवृत्ति वाला क्या हो गया कि जैसे कि एकदम पूरा लहराते हुए ध्वनि आ रहा है, एकदम पूरा बड़ा बड़ा आवृत्ति बन के, यानी कि 1 सेकंड में मात्र 20 आवृत्ति ही बन रहा है, तो यानी 20 हर्ट्ज। तो वही बोला जा रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम वाला जो ध्वनि है उसको कौन सुनता है, हाथी सुन लेता है, व्हेल सुन लेता है, मछली सुनता है, व्हेल मछली, उसके बाद हाथी, गेंडा, ये सभी क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम वाला आवृत्ति वाली ध्वनि को सुनता है। अब मनुष्य जो होता है, मनुष्य सुनता है कितना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाला के बीच में, यानी कि उसका आवृत्ति ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड में इतना आवृत्ति वाला अगर यदि ध्वनि आता है तो उसको क्या कर लेगा, मनुष्य सुन लेगा। वही अगर यदि चमगादड़, बिल्ली और डॉल्फिन की बात किया जाए तो वह 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक वाली आवृत्ति को सुन सकता है। यानी 1 सेकंड में 20,000 चक्कर भी पूरा करके एकदम छोटा छोटा वाला आएगा ना, उसको क्या कर लेता है, वह सुन लेता है। यानी कि जैसे देखते हैं कि रात में चमगादड़ जब अपना ध्वनि तरंग को फैलाता है तो जब टकरा के
पुनः लौटता है तो वो सुन लेता है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता है क्योंकि उसकी आवृत्ति ही बहुत कम होती है। न्यूलैंड ने माना कि प्रकृति में केवल डॉट तत्व मौजूद है। तो न्यूलैंड जब खोज किया था उस समय उसको पता था कि प्रकृति में 56 तत्व मौजूद है, लेकिन जब मेंडलीव के समय खोज हुआ था तो मेंडलीव के समय 63 तत्व ज्ञात था। लेकिन मेंडलीव को यह पता था कि आगे भी और तत्व खोजा जा सकता है, इसीलिए उन्होंने कुछ जगह छोड़े थे। जैसा कि आपको बता दें कि उन्होंने इका एल्यूमिनियम का जगह छोड़ा था, जो कि अभी वर्तमान समय में परमाणु संख्या 31 को लेके गैलियम को रखा गया। उसके बाद एक और जगह छोड़ा था इका सिलिकॉन, जो कि अभी उस जगह पे जर्मेनियम को रखा गया, यानी परमाणु संख्या 32। अगर यदि अभी वर्तमान मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखा जाए तो इसमें तत्व की संख्या 118 है। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो देखिए, उत्तल दर्पण के सामने दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक होता है कि अगर यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाएगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जैसे उत्तल दर्पण यहाँ दिखाया गया, इसमें देखिए कि इसका फोकस और वक्रता केंद्र ये साइड होगा, क्योंकि ये इस तरह कर्व बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि अगर यदि वस्तु को अनंत पर रखा गया, अनंत से कहीं से आ रहा है प्रकाश आ रही है, वह टकराएगी, टकरा के पुनः लौट जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा प्रकाश आ रहा है, वह भी टकराएगी और पुनः लौट जाएगी। तो देखिए कि दर्पण के आगे साइड प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, यानी कि दर्पण जहाँ पे रखा है उसके आगे प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, उसके पार में बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। यानी इन दोनों रेखा को जब मिलाया जाता है तो लगता है कि फोकस पे जाके दोनों मिल जाएगी। ठीक है, चूंकि हम लोग जानबे करते हैं कि मतलब अगर यदि अनंत से कोई प्रकाश आ रहा है, वक्र यानी कि अनंत से कोई प्रकाश आ रहा है प्रधान अक्ष के समानांतर, तो वो फोकस से गुजरेगी। लेकिन दर्पण है तो दर्पण तो यहाँ टकरा के वापस लौटेगी, वापस लौट गई, लेकिन उसको जब आगे बढ़ाया जाएगा तो वह फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होगा। तो इस कारण अगर यदि प्रतीत हो रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। और क्या क्या बनता है? आभासी जो होता है वह सीधा होता है, यानी आभासी जो होता है सीधा होता है। और वह क्या होगा? फोकस पे बनेगा, यानी कि बिंदु मात्री बहुत छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। कब? जब वस्तु को अनंत पे रखा जाए तब। लेकिन एक दूसरा कंडीशन होता है कि वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच में जब रखी जाए तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो देखिए, वस्तु को ध्रुव और अनंत, ध्रुव ये हो गया पोल, ठीक, अनंत कहीं भी इधर रख देते हैं बायां साइड, यहाँ मान लिया जाए वस्तु को रख दिए गए, तो इससे जो प्रधान अक्ष के समानांतर रे आएगी तो वह टकरा कर पुनः वापस लौट जाएगी। तो टकरा कर जब लौटेगी, एक रे को आप क्या कीजिए? वक्रता केंद्र से गुजारिए। वक्रता केंद्र से जो भी रे गुजरती है वह पुनः टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली आती है, यानी कि जिस माध्यम से गई थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब इन दोनों रे को आगे मिलाइए। ठीक है, आगे मिलाने के बाद ये पोल और फोकस के बीच काटता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी सीधा होता है और छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया था? क्वेश्चन में कहा गया था कि उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि अनंत पे रखी गई, उत्तल दर्पण के सामने रखी गई। सामने मतलब कि अनंत या पोल के कहीं बीच में, ठीक है, रखी हुई है। तो वस्तु किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाएगा? तो इसका आंसर दूसरे के अनुसार होना चाहिए। तो दूसरे के अनुसार क्या हो गया कि प्रतिबिंब जो होगा ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, क्योंकि यहाँ दूसरा में देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो हो रहा है ध्रुव और फोकस के बीच बन रहा है इस जगह पे। कौन सा कथन सत्य है? तो कथन देखिए कि नाइट्रोजन जो कि गैस है और हाइड्रोजन जो कि गैस है, इसको अभिक्रिया कराने पर NH3 यानी कि अमोनिया बन गया। अमोनिया भी क्या है? एक प्रकार से गैस है। तो यह बोल रहा है कि यह प्रतिवर्ती अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है कि इधर से जैसे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बना दिए, तो अमोनिया को तोड़ के क्या हम पुनः नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकते हैं? तो हाँ, बना सकते हैं। तो इस कारण यह क्या हो गया? प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरा बोला जा रहा है CaCO3
जो कि एस यानी कि सॉलिड ठोस है, उसको हीट करने के बाद CaO और CO2 गैस बनेगा। तो हाँ, इससे CaO और CO2 बनेगा। तो इस प्रकार ये भी क्या हो जाता है, आपका सही हो जाता है। तो देखिए कि हीट देने के बाद क्यों टूट रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि सबसे पहले देखिए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या था। वह अभिक्रिया जो उल्टी दिशा और सीधी दिशा दोनों में चलाई जाती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि ए और बी मिला के सी और डी बना, तो सी और डी को तोड़ के फिर ए और बी बना सकते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। एक होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें पदार्थ प्रकाश फोटोन के संपर्क में आकर सरल पदार्थों में टूट जाता है। तो यहाँ तो प्रकाश के संपर्क में आके क्या हुआ था, CaCO3 CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया था। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 10 मिनट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो धारा अगर यदि आपको दिया हुआ है और समय दिया हुआ है तो आवेश निकालने के लिए क्या कीजिए, तो आप समय और धारा को गुणन कर दीजिए। तो समय और धारा को गुणन करने के बाद आपका आ जाएगा आंसर 450 कूलम्ब। जी का मान डॉट ने ज्ञात किया था। तो जी का मान जो दिया था, ठीक है, यानी कि जी जो बोला था कि बड़ी जी होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, वह किसने बोला था, वह बोला था न्यूटन ने, ठीक। लेकिन जी का मान किसने कैलकुलेट किया था, कैलकुलेट किया था, यानी कि जी का मान जो निकाला था 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक। तो ये हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें। जी का मान दिया हुआ है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। m कितना था, 20 केजी द्रव्यमान का था, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऊंचाई 2 मीटर दिया हुआ था। तो गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 400 जूल। एक विद्युत उपकरण 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि 1 घंटा चलता तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 सेकंड में ये कितना कर रहा है, 1000 जूल। तो 1 घंटा में कितना करेगा, तो यानी कि घंटा से सेकंड में बनाने के लिए पहले 1 घंटा को 60 से गुना कीजिए, उसके बाद फिर 60 को 60 से गुना कीजिए सेकंड बनाने के लिए, उसके बाद 1000 तो इधर दिया हुआ ही है। तो यानी कि 6 के 36, 36 पे कितना शून्य हो गया, इधर 3 इधर 2 5। और अगर यदि 1 शून्य आगे बढ़ा के दशमलव, 1 अंक आगे बढ़ा के दशमलव डाल दिया जाए तो आपका 1 शून्य और बढ़ जाएगा, यानी कि 3.6 गुना 10⁻6 हो गया। तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो आवेश की मात्रा की निकालने के लिए एक ही सूत्र का उपयोग करते रहिए। कौन सा है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो अब आवेश निकालना है तो इन दोनों को क्रॉस गुना कर दीजिए। तो यहाँ Q बराबर क्या निकल जाएगा, IT। तो Q बराबर I का मान दिया हुआ है 0.75 एम्पियर। इसका दशमलव उड़ाइएगा, नीचे आपका 100 आ जाएगा। उसके बाद फिर आपको दिया हुआ है कितना, T दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ था, तो उसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। उसके बाद इसको कटा दीजिए, आपका आ जाएगा 45 कूलम्ब। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। उसके बाद देखिए, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसे कहा जाता है, उसे प्रतिवर्तन कहा जाता है। यानी कि पॉलिश किया हुआ सतह है, यानी कि प्रकाश का किरण आया और पुनः उसी माध्यम में जो लौट गया उसको क्या कहा जाता है, प्रतिवर्तन कहा जाता है, ठीक। अगर यदि चिकना सतह रहेगा तो आपतित कोण और परावर्तित कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण को कहाँ से मापा जाता है, तो कोण को अभिलंब से मापा जाता है। अभिलंब से ये अगर यदि आपतित कोण है तो ये परावर्तित कोण, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो। 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 केजी और 3 केजी द्रव्यमान के 2 बिंदुओं के बीच
गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यानी कि एक 2 kg का द्रव्यमान का वस्तु रखा हुआ है, एक 3 kg द्रव्यमान का वस्तु रखा हुआ है और दोनों के बीच की दूरी बताया गया है 1 मीटर बताया गया है। तो बीच की दूरी कहाँ से लेना है, तो केंद्र से लेना है, दोनों के केंद्र के बीच से दूरी 1 मीटर बताया गया है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है F बराबर G यानी सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और गुना m1 इंटू m2/r²। तो जी का मान हम लोग को पता है कि जी का मान होता है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो एफ निकालना है तो जी का मान पुट कीजिए 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके बाद दोनों का द्रव्यमान m1 इंटू m2 यानी 2 kg गुना 3 kg। उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा उसके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो यानी कि 1 मीटर दूरी है उसका स्क्वायर कीजिए तो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से केजी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर वाला केजी नीचे है और इस दोनों द्रव्यमान का केजी 2 बार केजी आ गया तो ये दोनों कट गया। उसके बाद मीटर स्क्वायर यहाँ है तो यहाँ देखिए मीटर स्क्वायर ये वाला है तो ये भी कट गया। तो अब क्या बचा आपका, सिर्फ 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन और गुना 3 दूना 6। तो यानी कि 6 से गुना करने के बाद आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 40.02 गुना 10⁻11 सिर्फ न्यूटन बचा है। ठीक, उसके बाद Na यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन के प्रथम आयनीकरण क्षमता का क्रम होता है। तो अब देखिए कि आयनीकरण क्षमता या आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है। आयनन ऊर्जा किसी भी लगित गैसीय परमाणु से सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक, इसको दूसरी भाषा में देखिए तो इसका दूसरा भाषा होता है कि आयनन विभव किसी गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन विभव कहा जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन कौन कितना आसानी से अपना दे देता है, अगर यदि नहीं देता है तो उसका आयनन विभव क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, यानी कि उसमें को उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खपत करना पड़ा। तो वही होता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। यानी बाएं से दाएं, जैसे सोडियम ले लिए, सोडियम का परमाणु संख्या कितना हुआ, 11 हुआ, इसको आप तोड़िए तो 2, 8 और 1, इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, ये चाहेगा कि कितना जल्दी मेरा एक इलेक्ट्रॉन को कोई ले ले। तो यानी कि ये तो सरलता से दे दिया, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि कौन देने में ज़्यादा कठिनाई कर रहा है, तो जो ज़्यादा कठिनाई करेगा उसका आयनन विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वही तो होता है कि जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितना, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, तो 2, 8, 10, 7, 17, इससे अगर यदि आप एक इलेक्ट्रॉन मांगिएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यह सोच रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हम ही को कहीं से आ जाए। ठीक, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खपत करना होगा। तो वही होता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव का मान घटता है। ठीक, तो यहाँ आपका दिया हुआ था क्या क्या, तो यहाँ दिया हुआ था आपका सोडियम दिया हुआ था, मैग्नीशियम दिया हुआ था, एल्युमिनियम और सिलिकॉन, जो कि बाएं से दाएं और बढ़ रहा है। तो यानी कि 11, 12, 13, 14। ठीक, तो इसका आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा, सोडियम का आयनन विभव कम होगा, उसके बाद मैग्नीशियम हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा। अगला देखिए, H2O में चूने का पानी मिलाने पर डॉट यौगिक प्राप्त होता है। तो H2O यानी कि जल में चूने का पानी, CaO यानी क्विक लाइम को मिला दीजिए, उसके बाद H2O को, इससे अभिक्रिया करने के बाद क्या बन जाएगा, CaOH का होल 2, जिसे क्या कहा जाता है, बुझा हुआ चूना। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बुझा हुआ चूना। लंबवत ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद जमीन पर 13.5 सेकंड में लौट आती है, उसे किस वेग से ऊपर फेंका गया था। जी का मान आपका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए कि ऊपर फेंका गया था जिस समय, उस समय उसका वेग क्या था, जब वह अधिकतम ऊंचाई पर चला गया होगा, जब वह लौटने वाला अब होगा तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा, 0 हो गया होगा। ठीक है, और लौटने में उसे कितना समय लग रहा है, यानी जाने और आने में 13.5 सेकंड समय लग रहा है, तो सिर्फ जाने में कितना लगा होगा, 13.5 का आधा। ठीक है, उसके बाद जी का मान आपको दिया हुआ है,
यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जा रहा है तो जी का मान माइनस में ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि भी निकालने के लिए गति का प्रथम नियम से देखिए कि भी बराबर यू प्लस ए टी, तो भी हम लोग को 0 हो गया होगा अंतिम में, और यू निकालना ही है, और ए टी का मान पुट कर दीजिए ए, यानी गुरुत्वाकर्षण त्वरण के जगह पे यहाँ -10 आ जाएगा। उसके बाद फिर टी दिया हुआ है 13.5, जो कि आधा समय लगेगा सिर्फ जाने में, 13.5 का आधा। उसके बाद देखिए अभी इधर माइनस है, u बराबर ये साइड आएगा तो प्लस में बन जाएगा, यानी u बराबर 10 गुना आपका कितना हो जाएगा 13.5, इसका दशमलव हटाइए जैसे, तो आपका 10 आ गया नीचे, 10 से 10 कट गया, तब हो गया 135/2, 135/2 कितना होगा 67.5 मीटर। यू का मान कितना आ गया 67.5 मीटर। ठीक, अगला देखिए, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना, उसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो, क्या कहलाता है, वह अपरूपता कहलाता है। जैसे कार्बन को देख लीजिए, कार्बन की अपरूपता कितने कि कार्बन हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन, ये सभी उसका क्या है अपरूप है। तो अपरूप क्या होता है कि मतलब उसका रासायनिक संरचना एक ही होता है, यानी वह बना तो कार्बन से ही है लेकिन भौतिक गुण उसका बदल जाता है। हीरा देखिए, हीरा सबसे कठोर हो गया, उसके बाद वही ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट मुलायम होता है, और फुलरिन का उसका गुण कुछ और ही अलग है। ठीक, तो इस प्रकार क्या हो जाता है, वह अपरूपता को दर्शाता है। उसके बाद एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई है वह कहलाता है, तो यानी कि अंदर की ओर मुड़ा हुआ है तो अवतल, यानी कि गोलाकार दर्पण बोला गया है। ठीक, दर्पण में इस साइड पॉलिश कर दीजिए, अंदर की ओर मुड़ा हुआ है तो उसको क्या कहा जाएगा अवतल दर्पण। इसका इंग्लिश कॉनकेव, केव मीन्स क्या होता है गुफा, यानी कि देखिए ये गुफा के तरह नहीं हो गया है, यानी कि मुड़ा हुआ है। ठीक है, और दूसरा अगर यदि बाहर की और मतलब फैला हुआ है, ठीक है, अंदर की ओर मुड़ा हुआ नहीं है तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको उत्तल दर्पण कहा जाएगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल लेंस इस प्रकार का होता है और उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। जिंक के साथ सल्फ्यूरिक ऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर डॉट गैस निर्मित होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो कैसे देखिए Zn जिंक, उसके बाद H2SO4 का अभिक्रिया कीजिए, तो यहाँ देखिए कि जस्ता जो होता है हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल होता है अभिक्रिया श्रेणी में। ठीक, तो यह क्या करेगा हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अब ZnSO4 बना लिया, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया, तो यहाँ कौन सा गैस निकलेगा हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक, यानी कि जिंक जो होता है हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, इस कारण से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। किसी इलेक्ट्रिक हीटर द्वारा स्रोत से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के मध्य विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 127.5 वोल्ट हो जाता है तब हीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखिए एक ही नियम से ये बन जाएगा, यानी कि 60 वोल्ट बराबर 4 एम्पियर, 1 वोल्ट बराबर 4/60, उसके बाद फिर 127.5 वोल्ट बराबर कितना होगा, तो आप इसको कटा दीजिएगा तो आपका मान आ जाएगा 8.5 एम्पियर। उसके बाद दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उसके बीच के दूरी का आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए कि दो वस्तु, पहले एक बार इसको मान लीजिए एक बार इसको मान लीजिए, दो वस्तु है जैसे m1 द्रव्यमान m2 द्रव्यमान और उसके बीच का दूरी ये बड़ी r मान लेते हैं, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा Gm1 × m2/r²। ठीक, यहाँ तक ठीक रहा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है उसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तो यानी r क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए द्रव्यमान तो वही रहा, तो अब गुरुत्वाकर्षण बल निकालिए Gm1 × m2/r², तो r² r का आधा भाग का स्क्वायर होगा, तो यानी कि ये दो दूना 4 जो होगा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो f बराबर क्या निकल जाएगा 4 × Gm1 × m2/r²। Gm1 × m2/r² तो यहाँ भी था। ठीक, तो क्या हुआ 4 गुना क्या हो गया बढ़ गया, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार आज का हम लोग का टॉपिक पूरा हो गया। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।